योहान हमारे साथ है, योहान को ऐड करते हैं। योहान भाई कैसे हो? जी अच्छा हूँ, आप कैसे हैं केसर भाई? कैसे हैं? कैसे नहीं यार, अल्हम्दुलिल्लाह कैसे जी। जी मतलब जी जोहान, आज मतलब जी तो आज मतलब मैं ये स्लेवरी पर थोड़ा डिस्कशन करना चाहता था। तो मैं सुना था कि मतलब इस्लाम में स्लेवरी अलाउड है। तो इसमें योहान भाई नए आए हो क्या आज? इतने अरसे से आ रहे हो क्या कैसर भाई के प्रोग्राम में? इज्म पे बात होगी, सवाल का तो आज क्वेश्चन है भी नहीं, क्यूएनए थोड़ी है। नहीं इनका क्यों यही नहीं इज़्म होता मतलब है। नहीं नहीं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ कि बुद्धिज्म में स्लेवरी अलाउड मतलब प्रमोट नहीं किया गया पर इस्लाम में प्रमोट किया गया स्लेवरी को। हाँ चले, अब ठीक है, सही है। अच्छा सही और है। एक चीज हेलो क्या करें फिर? मतलब कि ये स्लेवरी मतलब मैं एक बुक कल देख रहा था जो इस्लाम्स ब्लैक स्लेव्स और उसका जो ऑथर थे रोनाल्ड सेगन। तो उन्होंने लिखा था कि अफ्रीका से मतलब 11 से 14 मिलियन अफ्रीकन्स को एनस्लेव किया गया था मिडिल ईस्ट में। तो इतने लोगों का मतलब जिंदगी बर्बाद हो रहा है तो ये मतलब कैसे इस्लाम अलाउ कर सकता है? मतलब ये तो इनजस्टिस नहीं होगा? ये किस साल की आप बात बता रहे हैं? किस अरसे की? किस सेंचुरी की? मतलब जो ओवरऑल जो मिडिल ईस्ट जो स्लेव ट्रेड हुआ था उसका एक डाटा उन्होंने दिया था। तो तो 11 टाइम से होगा 14 ना, मिलियन क्या 11 से 11 से 14 मिलियन तो फिर अफ्रीकन्स को स्लेव किया गया। कुछ टाइम बताए ना, किस टाइम के दरमियान ये हुआ? मतलब ओवरऑल मतलब जो पूरा स्टार्टिंग से जब इस्लाम 7th सेंचुरी से लेके एंड तक मतलब अभी तक ओवरऑल पूरा। मेरे ख्याल में आपके पास ये डेटा है नहीं, ऐसा ही है? नहीं ये मैं उस मतलब पढ़ा था उस एक इंफॉर्मेशन बुक में। एक बुक में आपने पढ़ा, मुझे भी यही लग रहा है। अच्छा, हाँ। इस्लाम स्लेवरी कैसे अलाउ करता है, बताएंगे आप? मतलब कि अगर आप वार मतलब कोई जीत जाएंगे तो आप वहां पे जो लोग हैं उनको आप कैप्चर करके स्लेव कर सकते हैं और फिर आप उनको बेच भी सकते हैं, ऐसा कुछ सुना था मैं। और इसका कोई तरीका? और और तो कुछ नहीं सुना है। तो आपको एतराज इस चीज पे है कि जो वॉर्स हैं उस पर किसी को स्लेव क्यों बनाया जा सकता है? हाँ मतलब कि स्लेव बनाना नहीं चाहिए। मतलब जो हम्म। फीमेल्स को स्लेव बना के जो सेक्स कर रहे हैं तो वो भी एक इमोरल है, मतलब समझता हूँ मैं। एक जनरल बात है ना स्लेवरी की। अब बाद में क्या होता है, कहीं जबरदस्ती स्लेवरी कराई जाती है, या आप कहें कि वो सेक्स स्लेवरी है जिसको हम रिफ्यूज करते हैं कि नहीं भाई इस्लाम में ऐसी कोई चीज नहीं है, लेकिन वो तो बात की बात है। पहले तो ये बात यह है कि क्या स्लेव बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता, ठीक है? हाँ ऐसा ही है। अच्छा, आप मुझे बताएं कि अगर आप किस कंट्री से हैं? इंडिया से ही रहता हूँ। आप इंडिया में रहते हैं। कल अगर कोई कंट्री खुदा ना खास्ता इंडिया पे अटैक कर देता है, जंग अच्छी बात नहीं है, मैं इसलिए खुदा न खास्ता कहता हूँ, इंसानों की जान जाती है उसमें। तो अगर इंडिया उस कंट्री के लोगों को कैप्चर कर लेता है, अच्छा चलें किसी कंट्री का भी हम छोड़ देते हैं, अगर इंडिया के अंदर कोई ऐसी कोई कोई सेपरेटिस्ट मूवमेंट है, कोई कोई ऐसे लोग हैं जैसे माओ हो गए, इस तरह के लोग हैं, वो करते रहते हैं, तो अगर उनके जो फाइटर्स हैं इंडिया उनको कैप्चर कर ले, तो इंडिया को फौरी तौर पे छोड़ देना चाहिए उनको, स्ट्रेट वे के जाओ भाई। सर, जनाब। योहान भाई का इंटरनेट थोड़ी देर हेलो। में चलता है। हाँ जी जी जी। हेलो। हाँ तो मैं बोला था कि अपने सेल्फ डिफेंस के लिए आर्मी को फाइट करना चाहिए, ये मैं मानता हूँ। हाँ, लेकिन अगर जो फौजी हैं दुश्मन के, अगर वो कैप्चर होने हो तो यही कहना चाहिए कि नहीं, यानी कैप्चर नहीं करना चाहिए, इनको जाने देते हैं। यार योहान, इसी क्वेश्चन पे आपका इंटरनेट क्यों खराब होता है? हेलो। जी जी। हाँ अब आवाज आ रहा है? आ रहा है, आ रहा है। हाँ तो मैं बोला था कि वार के टाइम में उनको कैप्चर करना चाहिए पर जब वार एंड हो जाएगा तब उनको रिवील कर दे मतलब छोड़ देना चाहिए, ये मैं मानता हूँ। वार और के अगर बाद इस्लाम रखना नहीं भी चाहिए। और अगर इस्लाम में भी ये हुक्म हो तो फिर ठीक है। हाँ तो फिर ठीक है पर मतलब मैं ये सुना था कि वार के बाद भी आप उनको रख सकते हैं। मेन प्रॉब्लम रख यहाँ आ सकते जाता हैं है। तो एक और चीज है ना, अभी तो हम ये जा रहे हैं कि इस्लाम के अंदर जो प्राइम जो ऑर्डर है वो क्या है। तो अगर आपको ऐसा मिल जाए कि वॉर के बाद इनको छोड़ दो, ट्रिब्यूट लेके छोड़ दो, या वैसे मेहरबानी करके छोड़ दो, तो फिर आपका शिकवा खत्म हो जाएगा। हाँ फिर तो एब्सोल्युटली खत्म हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं तो फिर। कुरान में तो ये लिखा हुआ है। पर मतलब मैं मतलब किसी से सुना नहीं पहले ये, मतलब आप अगर बता दें तो अच्छा रहेगा। 47:4 में।
40 तो मतलब क्या लिखा क्या, मतलब थोड़ा बता सकते हैं? कि जब तुम अच्छी तरह से इनकी गर्दनें मार लो, अब जाहिर सी बात है जंग में तो गर्दनें मारी जाती हैं, और ये तुम्हारे हाथ आ जाते हैं, तो उसके बाद इनको आदर एहसान करके छोड़ दो या खराज लेके छोड़ दो, यानी ट्रिब्यूट लेके छोड़ दो। और ट्रिब्यूट जरूरी नहीं कि पैसे हों। बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने ट्रिब्यूट ये किया था कि मुसलमान के बच्चों को पढ़ा दिया था, मुसलमान बच्चों को नॉलेज दिया था। कुछ थे सर्विसेज थे, कुछ थे जिनके घर वालों ने पैसे दे दिए, और कुछ को फ्री में छोड़ दिया गया था, लेकिन छोड़ना सबको है। अच्छा, मतलब कि मान लो मैं एक सोल्जर हूँ और मेरे पास कोई ट्रिब्यूट देने के लिए कुछ भी नहीं है, तो फिर क्या मुझे छोड़ा जाएगा? हाँ, पर मैं इस्लाम अलाउ इतना करता प्रॉमिस, अच्छा नहीं, पर अलाउ है। करना एक और बात है और कंपलसरी मतलब छोड़ना एक अलग बात है। तो कंपलसरी क्या ये मतलब बोलता है इस्लाम की छोड़ना पड़ेगा? कंपलसरी ये है कि आपने छोड़ना है। ट्रिब्यूट लेके छोड़ें। अब आपके पास पैसे नहीं है, लेकिन आप कोई और काम कर सकते हैं, आपके पास कोई हाँ स्किल है जो आप ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे बहुत से हाँ। बदर में जो कैदी थे, उनके जिम्मे ये था कि आप हमारे बच्चों को पढ़ाएं, तो उन्होंने बच्चों को अच्छा नॉलेज दिया, यही उनका ट्रिब्यूट हो गया। ठीक है, आप जाएं उसके बाद। अच्छा, तब तो ठीक हो गया, क्लियर हो गया। अब आते हैं आपकी दूसरी बात की तरफ, कि इसके हम्म साथ साथ इस्लाम में ये भी है कि आपने नहीं छोड़ना। अब ये बात भी जहन में रखें, ठीक है। हम्म वजह उसकी ये है कि इस्लाम ने अपना एक यूनिलैटरल डिक्लेरेशन दे दिया है 47(4) में कि भाई इनको छोड़ दो। लेकिन ये आपका दुनिया में सिर्फ उस वक्त कामयाब हो सकता है आइडिया, जब बाकी दुनिया भी, जो आपके दुश्मन है, वो भी इस बात को माने। क्योंकि अगर वो इस बात को नहीं माने तो फिर एक पावर इंबैलेंस आ जाएगा। यानी कि मुसलमान जहां जंग जीतेगा वो अपने दुश्मनों को छोड़ देगा, और मुसलमान जहां जंग हारेगा इसके दुश्मन इसकी औरतों बच्चों को पकड़ लेगा, गुलाम बनाएगा, सारे वो गलत काम जो पहले होते थे कराएगा। तो ये तो फेयर नहीं है। तो इस्लाम ने फिर ये दूसरा ऑप्शन दिया है कि फिर अगर ऐसी बात होती है तो छोड़ो ना, क्योंकि उन्होंने बाद में आकर तुम्हें भी अटैक करना है, जैसे कैनुका वालों ने किया था। उनको निकाल दिया गया मदीना से उनकी बदतमीजी की वजह से। कुछ नहीं कहा गया, बस निकाल दिया गया। लेकिन उसके अच्छा बाद जब मुसलमानों पे हमला होता है तो वो भी हमला करने वालों के साथ आ जाते हैं। तो फिर इस्लाम ये कहता है कि इस सूरत में तुम ऐसा करो कि इनको इंडक्ट करो, लेकिन इंडक्ट करने के साथ साथ अब तुमने उनको एक प्रोसेस में डालना है, एक प्रोग्रेसिव फ्रेमवर्क दिया है। मर्दों के लिए यह दिया है कि तुमने इनकी जरूरत से ज्यादा इनसे काम नहीं कराना है, इन गाली नहीं देनी है, इनके वो हाथ पांव ऊपर कान काट देते थे इस तरह से, ये काम किसी के साथ नहीं करना है। औरतों के साथ ये किया कि औरतों के साथ साथ प्रोस्टिट्यूशन नहीं कराई जाएगी इनको। वो उस जमाने में होता था, लोग लोन पे दे दिया करते थे, जासूसी वगैरह कराया करते थे औरतों से। ये काम नहीं कराना है, बल्कि इनके साथ तुमने तमत्तो करना है कि तुम स्टेट जो दे रहे हैं ये घर में तुम्हारी कॉन्कुबाइंस, जो कि वाइफ की ही एक किस्म होती है, लेकिन वाइफ से एक ग्रेड कम होती है, वो सेक्स स्लेवरी में नहीं आती, ये बात ध्यान में रखें। वो आपकी कॉन्कुबाइन है। उससे जो औलाद होगी, आपकी संतान होगी, आपकी प्रॉपर्टी में बाकी जो आपकी औलाद है उसकी तरह इसका शेयर भी होगा। अब आपने उनको लेके आना है एक प्रोग्रेसिव फ्रेमवर्क के तहत कि अब ये एक खास स्टेज पे पहुंच चुके हैं। ठीक, जो आपने खाना है वो उन्होंने खाना है, जो आपने पहनना है वो उन्होंने पहनना है। उनकी इस ताकत से ज्यादा काम लेंगे तो आपने साथ हेल्प भी करानी है। ये करते 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 फिर हम आ जाते हैं सूरह नूर की आयते मुकातबत की तरफ। ठीक, और आयते मुकातबत के बाद ये हक है उनके पास, जो आपके स्लेव्स हैं, कि अब अगर वो जाना चाहते हैं तो आप उनको रोक नहीं सकते। वो कहते हैं कि बस अब हमने जा रहे हैं, देयर इज नो वे बाय विच यू कैन स्टॉप। एक एक्सेप्शन है उसकी कि जो आपका स्लेव है, अगर वो क्रिमिनल माइंडेड है, वो इस तरह का आदमी है कि वो सोसाइटी को हार्म कर सकता है, तो फिर आप देख सकते हैं कि ये इस लायक है, इसको छोड़ा जाए या नहीं। लेकिन उसका फैसला आपने नहीं करना है। अगर डिस्प्यूट होता है तो वो भी जज फैसला करेगा, क्योंकि इस तरह तो कोई आदमी भी कह सकता है कि नहीं यार मैं समझता हूँ ये सोसाइटी के लिए ठीक नहीं है। तो वो कोई एक्सेप्शनल एक अगर केस ऐसा हो जाता है तो उसका फैसला भी कोर्ट करेगी, इंसान खुद उसका फैसला नहीं करेगा। सो समरी सारी बात की ये है कि नंबर 1 छोड़ दें, लेकिन अगर पावर इंबैलेंस का प्रॉब्लम है तो फिर आप इनको रखें। औरतों को इज्जत दें, उनको कॉन्कुबाइंस के तौर पे घरों के अंदर रखें, प्रोस्टिट्यूशन नहीं कराएंगे। उनके बच्चों का आपकी प्रॉपर्टी में हक होगा, जो आपके बच्चे होंगे, जाहिर सी बात है। जो मर्द हैं उनसे उनकी जरूरत से ज्यादा काम नहीं कराना है, उनके नाम नहीं डालने हैं, उनके नाक कान वगैरह ये नहीं काटने हैं। जो आप खाएंगे वो खाएंगे, जो आप पहनेंगे वो पहनेंगे, जहां आप रहेंगे वहां वो रहेंगे, एंड सो फोर्थ। और इन सारी बातों के बाद जो जाना चाहता है आप उसे रोक नहीं सकते, वो चला भी जाए। इस पे आप एतराज करें और बताएं कि इसमें आपको कोई इशू है। हाँ, मतलब स्क्रिप्चर पॉइंट ऑफ व्यू से तो मेरा मतलब कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मतलब आपने जो जो कहा वो सब ठीक बैठता है, पर ये चीज मतलब प्रैक्टिकली भी मतलब अप्लाई हुआ था। मतलब जो मिडिल ईस्ट मतलब जो अफ्रीकन स्लेव्स को लाए थे, क्या उनको भी स्क्रिप्चर के अकॉर्डिंग ट्रीट किया गया था या फिर उनको वही? देखें देखें, हाँ एक है कि किसी मुसलमान ने क्या किया है, ठीक है। हाँ एक जमाना बड़ा अरसा रहा है कि गुलामी जो है वो दुनिया में रही है, आज भी है। बाय द वे, माइंड ना ये ना समझिए दुनिया में गुलामी खत्म हो गई है, आज भी है। ठीक,
लेकिन जो दुनिया में एक गुलामी का पैराडाइम हुआ करता था कि इन मैनी केसेस गुलाम जो है वो नस्ल दर नस्ल वो अपने आप को सिस्टम का हिस्सा समझते थे कि भाई ये ऐसा ही है। लेकिन हम मुसलमानों के अंदर गुलामों को जो आज़ादी थी वो इतनी ज़्यादा थी कि सिस्टम के अंदर उनकी इंटीग्रेशन इतनी ज़्यादा थी कि वो किसी भी इंसान, जिसको क्या कहा जाता है सोशल मोबिलिटी इतनी ज़्यादा थी कि आपको पता है कि इस्लामी हिस्ट्री में गुलाम बादशाह भी बने हैं। पता है आपको ये बात? हाँ, मैं मतलब ये इंडियन हिस्ट्री में तो सुना था, कुछ टर्क्स से कुछ बने थे, मतलब उनका नाम तो भूल ये गया। हाँ, ये मिडिल ईस्ट में जो ममलूक थे, ये ममलूक हाँ। उनको कहा इसलिए जाता था, ये जैसे मिल्क है ना, उससे है ये, कि जो ममलूक थे, ये जो जंगियों को जो प्रोसीड करते थे, ये गुलाम थे, लेकिन सोशल मोबिलिटी की वजह से ये बादशाह तक बन गए हैं। अब उसके बाद आप कहें कि भाई बाकी दुनिया में गुलामी थी और मुसलमान भी इस चीज़ को करते रहे हैं, तो भाई हम किसी मुसलमान के अमल के जिम्मेदार नहीं हैं, हम इस्लाम के अहकामात के जिम्मेदार हैं। आज आप कहें कि देखो भाई वेस्ट में तो लोग शराब पीते हैं, मैंने बड़े मुसलमान भी देखे हैं जो शराब पीते हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? गलत कर रहे हैं। हम इस्लाम की बात आप मुझसे करें, वो क्या है? हाँ, नहीं, इस्लाम से तो मेरा स्लेवरी के रिलेटेड सारा डाउट क्लियर हो गया। बस हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से एक बस डाउट था कि जो क्रिश्चियन जो स्लेवरी जो था ना, अटलांटिक स्लेव ट्रेड, तो आपने सुना होगा, तो जी। उनका जो स्लेवरी सिस्टम था, क्या वो भी इस्लाम के जैसा था या क्या वो कुछ अलग था? मतलब आप जो स्लेवरी करते थे, ये एक डाउट था बस। टोटली डिफरेंट था। इस्लाम ने 4 मेजर तरीके थे लोगों को स्लेव बनाने के, उनमें से 3 खत्म किए थे। ठीक है, पहले 4 खत्म किए, लेकिन फिर चौथे में आपको बताया जंग वाला जो है वो रीइंस्टेट किया। उनमें से एक ये था कि आप किसी भी आज़ाद इंसान को पकड़ के गुलाम बना सकते हैं। इस्लाम ने इसको हराम करार दिया कि आप ये नहीं कर सकते किसी के साथ। लेकिन जिसकी आप बात कर रहे हैं, ट्रांस अटलांटिक स्लेवरी जो है, वो तो सारी की सारी थी ही इसी चीज़ पे कि आज़ाद लोगों को पकड़ के गुलाम बनाया हुआ था। पहले जो बर्लिन कॉन्फ्रेंस के बाद जो अफ्रीका को गुलाम बनाया गया, लोगों को उन्हीं की ज़मीनों पे ज़बरदस्ती उनसे काम करा के, और फिर जब उनको शिप में भर भर के उनको लेके जाते थे ओवरसीज, यूरोप में, अमेरिका में एंड सो फोर्थ, ये सारा वही होता था जो आज़ाद लोग थे उनको पकड़ के। इस्लाम में ये हराम है, आप किसी आज़ाद इंसान को पकड़ के गुलाम नहीं बना सकते अपने पावर के जोर पे। अच्छा जी, शुक्रिया जी, ठीक हो गया। थैंक यू थैंक जनाब, बहुत यू शुक्रिया आन आपका। भाई, लीव कर जाएं, स्टेज जगह बना दें। अच्छा, नीचे जावेद असलम भाई पूछ रहे हैं ना कि मेरे उस चैनल के बारे में जहाँ पर आगा खानिज़्म से रिलेटेड मालूमात है, तो आप आगा खानिज़्म चैनल या फिर आगा खानिज़्म वेबसाइट जो है उसको फॉलो कर दीजिए, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी उससे रिलेटेड। मैं उसकी वेबसाइट का लिंक भी दे देती हूँ। अच्छा, नेक्स्ट कॉलर जो है हमारे पास है